हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत टाइम के बाद आज फिर वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नवमांश कुंडली D9 चार्ट। हमारी लग्न कुंडली मतलब जो D1 चार्ट होता है ना, 15 कुंडलियाँ और ये सब टोटल 16 कुंडलियाँ मिलकर षोडश वर्ग कहलाता है। हमारी लग्न कुंडली सबसे ही बलवान होती है। कोई भी आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली D1 चार्ट को ही देखेंगे पूरी तरह, है ना। और कोई भी विशेष टॉपिक पे अगर आपको कुछ सूक्ष्म रूप से एनालिसिस करना है तो उसके लिए ये 15 कुंडलियाँ अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग और दी होती है। उनमें से नवमांश कुंडली जो D9 चार्ट है वो मोस्ट IMP होता है ना। इसका यूज़ आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है ना, कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग है वो देखने के लिए किया जाता है और आपकी मैरिड लाइफ को देखने के लिए भी किया जाता है। अब बात आती है कि D9 चार्ट बनता कैसे है ना। इस लग्न से D9 चार्ट हमने कैसे बनाया उसको समझते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल एक सूर्य का लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो सूर्य है वो 1 नंबर मतलब आपकी मेष राशि में बैठा है ना। इसके जस्ट एक और कितने 10 डिग्री 6 मिनट 26 सेकंड का बैठा है। इसके एक घर पहले जस्ट कौन सी राशि है, मीन राशि है ना, 12 नंबर की राशि है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि हमको नवमांश निकालना है। तो 12 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करा तो 108 आ रहा है। अब हमको क्या पता है कि एक राशि में 30 डिग्री होती है ना। जब हम 30 डिग्री को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट आएगा, एक नवमांश आएगा, है ना। तो हम ये जो 10 डिग्री 6 मिनट 26 सेकेंड है, जब हम इसका देखेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से ये कितने नवमांश में आ रहा है, चौथे नवमांश में आ रहा है। 3 डिग्री 20 मिनट को जब आप 3 बार ऐड करेंगे तो 9 डिग्री समथिंग कुछ आएगा और ये 10 डिग्री है तो ये चौथे नवमांश में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अब ये जो 108 आया था इसमें आप इस 4 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 112 और आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से क्यों, क्योंकि 12 टोटल हमारी राशियाँ होती। जब आपने इसको डिवाइड किया 12 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो मतलब सूर्य किस में आएगा, 4 नंबर की राशि में आएगा जब ये नवमांश की कुंडली बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे सूर्य किस में 4 नंबर की राशि में लिखा है। तो ऐसे ही आप सारे ग्रहों का निकाल सकते हैं कि नवमांश में कौन सा ग्रह कहाँ पर प्लेस होगा। ठीक है, अब हम नवमांश कुंडली के D9 चार्ट को कैसे देखेंगे, है ना, आप ये समझते हैं। देखिए, जो D1 होता है ना, अगर इसमें मान लीजिए कोई भी ग्रह D1 चार्ट में अगर कोई भी ग्रह आपका स्ट्रांग है, उच्च राशि में बैठा है मतलब स्व राशि में, केंद्र त्रिकोण में है, और D9 चार्ट में जाके अगर वो ग्रह आपका कमजोर हो जाता है तो वह ग्रह उसका एवरेज फल देगा, है ना। अगर D1 चार्ट में कोई ग्रह स्ट्रांग है और D9 में भी अगर वो ग्रह स्ट्रांग है तो फिर वो पूरी तरह से बली माना जाएगा और वो अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर D1 में कोई ग्रह वीक है, कमजोर है ना, और D9 में जाके अगर कोई ग्रह स्ट्रांग हो जा रहा है तो फिर वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर D1 में कोई ग्रह कमजोर है और D9 में भी वो ग्रह कमजोर है तो वो अपना रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, है ना, वो ग्रह निर्बली हो जाएगा। अब इसको समझना है ना, जो लग्न हमारा जो D1 चार्ट है ना, उसमें जो लग्न की राशि, मान लो जी यहाँ पे लग्न की राशि क्या है, कन्या राशि है। ठीक है, अगर D9 चार्ट का लग्न यहाँ पर मकर हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कन्या राशि होती तो ये जो लग्न है ये क्या हो जाता, वर्गोत्तमी लग्न हो जाता है ना। नवमांश क्या हो जाता है, ये वर्गोत्तमी नवमांश बन जाता है ये, है ना। और वर्गोत्तम नवमांश वाला इंसान ऐसा क्या होता है कि वो उसकी लाइफ में हर सुख सुविधाओं से भरपूर होता है ना, उसके जीवन में हर चीज़ से ऐश्वर्य से भरपूर होता है वो। यदि D1 चार्ट में अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, मान लो कि यहाँ पे 9 नंबर, जैसे ये गुरु को देख लो, है ना, अगर ये गुरु यहाँ पर मान लो कर्क राशि में बैठा है, अगर ये गुरु यहाँ पर इस नवमांश में भी कर्क राशि में ही बैठा होता तो ये क्या हो जाता, वर्गोत्तम ग्रह, वर्गोत्तमी ग्रह हो जाता। लेकिन यहाँ पर गुरु के 6 कन्या में बैठा है, पर अगर गुरु यहाँ पर भी अगर कर्क में ही बैठा होता तो फिर ये वर्गोत्तमी ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तमी ग्रह अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, अब D9 चार्ट आपका मेन है ना, वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। ठीक है, ये जो D9 चार्ट है इसको किसके लिए देखते हैं हम, मेन वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सबसे पहले तो आपको D1 चार्ट को ही देखना है। D1 चार्ट का जो 7th हाउस होता है
और 7th हाउस का लॉर्ड ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैरिड लाइफ के लिए, है ना। तो आपको फर्स्ट तो आपको इसी को प्रेडिक्ट करना है, एनालिसिस करना है कि मतलब इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं और इसका लॉर्ड कैसा है ना, इनमें युति संबंध दृष्टि संबंध कैसा हो रहा है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, 7th हाउस पे किन किन ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद फिर आप D9 चार्ट को देखेंगे। अब D9 चार्ट में भी आप क्या देखेंगे, D9 चार्ट के लग्न को देखेंगे कि D9 चार्ट का लग्न क्या बन रहा है, उसका लग्नेश कैसा प्लेस है। फिर उसके 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस यहाँ पे कर्क राशि लिखी है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बनता है, तो आपको चंद्रमा को देखना है कि वो कैसा प्लेस है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों की युति दृष्टि वो सब क्या क्या हो रहा है, आपको इसको पूरा एनालिसिस करना है। अगर लड़की की कुंडली है तो उसमें आप D9 चार्ट के आप गुरु को देखेंगे, क्योंकि गुरु जो होता है वो पति का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए कि लड़के की कुंडली है ना, लड़के की कुंडली में आप क्या देखेंगे, नवमांश कुंडली में कि उसका शुक्र कहाँ पर प्लेस है। शुक्र अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसकी मतलब मैरिड लाइफ अच्छी होगी और पत्नी से भी उसके अच्छे रिलेशंस होंगे, ठीक है। अब D9 के आप इस D9 के जो आपका 4th हाउस है ना, आपको उसको भी देखना है। अगर 4th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, है ना। अगर D9 के 8th हाउस में है ना, मान लीजिए 8th हाउस में या 8th लॉर्ड पर मतलब निर्बली है ना, कमजोर है, तो आपके लाइफ पार्टनर की एज कम होगी। और अगर यहाँ पर कोई पाप प्रभाव है 8th हाउस पर, है ना, D9 चार्ट के 8th हाउस पर कोई पाप प्रभाव में है तो उस इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, है ना। और ये कई कंडीशन में ये चीज़ क्रॉस भी हो जाती है, लेकिन ऐसा मोस्टली देखा गया है कि अगर 8th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो उस इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर D9 चार्ट के आप 12th हाउस को देखिए, है ना, अगर 12th हाउस में अगर हम देखेंगे तो 12th हाउस आपका कैसा है D9 का, उसका 12th का लॉर्ड कैसा है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर उसके वैवाहिक सुख में कमी आती है ना, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो हमारा शैया सुख का भाव होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जब आप नवमांश कुंडली को एनालिसिस कर रहे होते हैं, तब आप जो भी आप भविष्यवाणी या कुछ भी आप बोलेंगे तो फिर वो आपका प्रेडिक्शन सही होगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए और फिर आप डिसीजन लें कि क्या है आपकी कुंडली में, है ना। तो ये था हमारा आज D9 चार्ट का एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत जल्दी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।